गगन रंग दे। इष्ट से एक लड़के ने जब फिल्मों में काम करने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए तो फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि इनके जानने वालों ने भी इनका मजाक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कारण था इनका मंगोलिया सा चेहरा जो हिंदी सिनेमा में कहीं से भी फिट नहीं बैठता था। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो फिर भी मंजिल का। लेकिन इन सब से आंखें मूंद कर इन्होंने केवल संघर्ष किया और एक दिन बन गए स्टार विलन। बख्तावर, कांचा चीना, शेरा या कात्या, जिस नाम से भी पुकारेंगे डर पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डैनी यानी कि डैनी डेंजोंगपा की। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में डैनी को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। आज इस वीडियो में हम आपको डैनी डेंजोंगपा के संघर्ष और लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुनी या फिर देखी होंगे। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए शुरू करते हैं डैनी की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में एक बौद्ध परिवार में हुआ था। इनका असली नाम शेरिंग फिंस्टो डेंजोंगपा है। इन्होंने अपनी पढ़ाई नैनीताल के बिरला विद्या मंदिर से पूरी की और कॉलेज किया सन 1964 में सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से। इनके पिता घोड़ों की ब्रीडिंग करने वाले बिजनेस से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन में ही घोड़ों की सवारी करना, रफ टफ लाइफ जीना ये डैनी का शौक बन गया। डैनी ने अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर ही एनसीसी को ज्वाइन किया था और एनसीसी में उन्हें बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिला। करियर के रूप में इन्होंने इंडियन आर्मी को चुना। इन्होंने आवेदन भरा, एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें सिलेक्ट भी हो गए। एडमिशन भी हो गया आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया। कारण था इनकी माँ का बेचैन हो जाना। इनकी माँ बड़ी परेशान रहने लगी। बेटा आर्मी में चला जाएगा सोचकर घबराने लगे। तब इनकी माँ की परेशानी देखकर कहा कि माँ आप ही बताइए, आर्मी में ना जाऊं तो क्या करूं। तब इनकी माँ ने सुझाया कि बेटा अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो कलाकार बनो। कलाकार का नाम बहुत प्रसिद्ध होता है। और तब डैनी ने कला का दामन थामा। राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTIA के लिए इन्होंने आवेदन दे दिया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद FTIA में इनकी जिंदगी काफी दिक्कतों से भरी गुजरी। होता यह था कि इनकी शक्ल का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। सभी लोग इन्हें चिढ़ाते थे, कहते थे कि तुम किस तरह से बोलते हो, तुम्हारी तो डायलॉग डिलीवरी ही अजीब है, तुम्हारा चेहरा भी अजीब सा है, तुम्हारे चलने का रंग ढंग सब कुछ अजीब सा है। इन बातों को सुन सुनकर डैनी बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन डैनी के एक दोस्त ने उन्हें इन परेशानियों से निकाल दिया। वो दोस्त थी जया भादुड़ी। जया भादुड़ी उनके साथ पढ़ती थी और इन्होंने कहा कि शेरिंग फिंस्टो डेंजोंगपा ये नाम तुम्हारा बड़ा लंबा है, क्यों नहीं तुम अपना नाम डैनी रख लेते हो। डैनी डेंजोंगपा ये नाम सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी। तो इस तरह से शेरिंग फिंस्टो डेंजोंगपा ने अपना नाम बदल कर रख लिया डैनी। अब पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। इन्होंने FTIA में बतौर योगा टीचर काम करना शुरू कर दिया और फिर साल आया 1971। उस वक्त मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर BR इशारा ने इनकी तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम मेरी एक फिल्म में काम करोगे। डैनी को भी जरूरत थी कि वो फिल्मों में काम करे। फिल्म का नाम था जरूरत। ये फिल्म सन 1971 में आई थी। इस फिल्म के आने के बाद डैनी का करियर शुरू हो गया। लेकिन परेशानियां बहुत होती है। जब एक बार फिल्म आ जाए तो बहुत से लोग पूछते हैं कि अगली फिल्म कौन सी है। आगे काम नहीं मिल पा रहा था, तब फिर से इनकी दोस्त इनकी जिंदगी में आई, जया भादुड़ी, और इन्होंने उनकी मदद की। इन्होंने गुलजार साहब के सामने डैनी की सिफारिश की और कहा कि आप इन्हें फिल्म में काम दें। उस वक्त गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे, मेरे अपने, और फिर गुलजार साहब ने इस तरह से मेरे अपने फिल्म में, जो कि 1971 में आई थी, उसमें डैनी को रोल दिया। और फिर BR चोपड़ा साहब ने सन 1973 की फिल्म धुंध में इन्हें काम दिया। धुंध फिल्म ने साफ कर दिया कि अब एक ऐसा कलाकार सिल्वर स्क्रीन पर आ गया है जो आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। यहाँ पर एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो काफी मशहूर है। नए नए मुंबई में आए डैनी एक बार जुहू में घूम रहे थे जहाँ बड़े बड़े स्टार्स के बंगले थे। तभी डैनी की नजर फिल्म निर्माता मोहन कुमार के बंगले पर पड़ी। बंगले के अंदर जाने के बाद इन्होंने मोहन कुमार से मुलाकात की। लेकिन जैसे ही इन्होंने मोहन कुमार के सामने अपने एक्टर बनने की इच्छा जताई तो मोहन उन पर जोर जोर से हंसने लगे। मोहन कुमार ने उन्हें अपने बंगले के गार्ड की नौकरी ऑफर करते हुए कहा कि इससे ज्यादा यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। उस दिन डैनी ने खुद से वादा किया कि एक दिन वो मोहन कुमार के बंगले के बगल में अपना बंगला जरूर बनाएंगे। उनके पास उस कमजोर वक्त में कुछ अपना था तो वो था उनका मजबूत आत्मविश्वास, जो बार बार रिजेक्शंस और बेइज्जती झेलने के बावजूद हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था।
डैनी की जबरदस्त एक्टिंग और खूंखार विलेन के अंदाज के चलते इन्हें रमेश सिप्पी ने फिल्म शोले के गब्बर सिंह का रोल ऑफर किया था। तब डैनी ने कहा कि मेरे पास डेट्स नहीं हैं, अगर आप वेट करें तो फिर शायद मैं आपकी फिल्म कर पाऊं। पर सिप्पी साहब वेट नहीं कर सकते थे और ऐसे में रोल अमजद खान को मिला और फिर गब्बर सिंह का रोल अमर हो गया। डैनी ने हर तरह के किरदार निभाए हैं, कॉमेडी भी की, सपोर्टिंग एक्टर भी बने, विलेन भी बने। डकैत के तौर पर अक्सर ये फिल्मों में नजर आते थे। साल 1980 का समय था जब हर फिल्म में डैनी को डकैत का रोल मिलता था, जिसको लेकर डैनी बहुत परेशान थे। परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर डैनी ट्रैकिंग पर चले गए और 2 साल के बाद वापस लौटे एक फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ में। स्क्रिप्ट इन्होंने सिप्पी साहब को दिखाई और कहा कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। और सिप्पी साहब ने कहा कि जब फिल्म आपने लिखी है तो क्यों नहीं आप ही इसे निर्देशित करें। और डैनी ने एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा, लेकिन इस बार एक्टर बनकर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनकर। और फिल्म का नाम था फिर वही रात। और फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना और इनके गर्लफ्रेंड किम उनके साथ थी। और साथ ही डैनी ने इस फिल्म में एक दमदार रोल भी प्ले किया। आगे चलकर डैनी फिर से एक्टिंग में सक्रिय हो गए। इस बार इनके लीड नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा भारी होते थे। इनके सामने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, सनी देओल और अमिताभ बच्चन। लेकिन इतने बड़े नामों के आगे डैनी का काम बहुत भारी पड़ता था। जी हाँ, चाहे हम फिल्म के बख्तावर की बात करें या फिर घातक के यादगार रोल कात्या की बात करें या फिर अग्निपथ की कांचा चीना की बात करें, इनका रोल दमदार होता था। अपनी शर्तों पर जीने वाले डैनी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। पहाड़ों से उन्हें खासा लगाव था। जब भी मौका मिलता वो अपने गाँव जरूर जाते। उन्हें रविवार के दिन शूटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गर्मियों में परिवार के साथ छुट्टियां मनाना बहुत पसंद है। कम काम बेहतर परिणाम डैनी की सफलता की कुंजी है। ये बात कम ही लोग को पता है कि डैनी एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं। फिल्म काला सोना में इन्होंने आशा भोसले जी के साथ एक ड्यूट गाया था और गाना डैनी पर ही फिल्माया गया था। डैनी ने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के साथ भी कई गाने गाए हैं। डैनी को फिल्मों में गाने का पहला चांस मिला था साल 1972 में आई देवानंद साहब की फिल्म ये गुलस्तां हमारा में। इसके अलावा इन्होंने नेपाली फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं। डैनी के निजी जीवन की बात करें तो इनकी शादी हुई थी गाबा डेंगजोंगपा से और इनके 2 बच्चे हैं, रिंगजिंग डेंगजोंगपा और पेमा डेंगजोंगपा। डैनी को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है और कई फिल्मों में इन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं। डैनी आज भी जब फिल्मों में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको डैनी की एक्टिंग कैसी लगती है और उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं।